स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज में आज डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का 2021 में, उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो इससे फ़ायदा ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। मतलब मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं उत्तराखंड में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में। और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये डायरेक्ट आपको अपने पेपर में नज़र आ जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। दूसरा ये होता है, अगर क्वेश्चन ना भी रिपीट हो तो थीम रिपीट होता है। तो मैं अभी आपको बीच में बताऊंगा अभी कहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कहाँ पे थीम रिपीट हुई है। तीसरा क्या होता है कि आप क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हुए प्रीवियस ईयर पेपर के निकलते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन रिलेवेंट लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। इससे आप क्या होता है, आप जो गलतियाँ करते हैं वो प्रिपरेशन में जो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं इस यहीं पे कर देते हैं और एग्ज़ाम में आपके गलतियाँ करने के चांस कम हो जाते हैं। इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे अगर आप कम गलतियाँ करते हैं तो कट ऑफ में आपके नंबर ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं और हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हमारा था इस साल का, इस एग्ज़ाम का, लोअर पीसीएस वाले एग्ज़ाम का, तो देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पे इस पेपर में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें 150 क्वेश्चन थे। आरओ एआरओ में भी 150 क्वेश्चन का पेपर है। तो इसमें ये पेपर भी 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का पेपर है। तो दूसरा क्या है कि इसका और आरओ एआरओ का दोनों का लगभग प्री का सिलेबस एक जैसा ही है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझने में फ़ायदा करेगा कि इस पेपर को करने के बाद आपका आरओ एआरओ का भी लगभग पैटर्न यही है। तो आपको ये समझ आएगा कि कौन से एग्ज़ाम में आरओ एआरओ के यहाँ का पैटर्न कैसा रहने वाला है। दूसरा क्या है कि आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में भी हिंदी नहीं है और इस एग्ज़ाम में भी हिंदी नहीं है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स और इन चीज़ों को आपको समझने में मदद मिलेगी कि कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं और कितने क्वेश्चंस इस बार आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और वैसा ही फिर जो ईओ का पेपर है, इन सब पेपरों में इसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो आप इस डिस्कशन को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कीजिए और आपको इसका फ़ायदा आपके पेपर्स में ज़रूर दिखेगा। तो हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में कहाँ शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर लद्दाख है और ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपको ये समझ आ रहा है कि करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूकेपीएससी के एग्जाम में। तो आप आरओ एआरओ और ईओ का जो पेपर है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे करंट अफेयर्स के आएंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट में लिखा है किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है राज्य विधान परिषद। देखो, राज्य विधानसभा को तो भंग किया जा सकता है, ये तो वही वैसे ही गलत हो गया। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। और राज्यसभा को तो भंग किया नहीं जा सकता और ना ही समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा को केवल भंग किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है रिट के संबंध में। न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अधिकार परीक्षा लेख। इसके द्वारा न्यायालय पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से उक्त पद पर बैठे हैं। सीधा लग रहा है ना कि आइडिया लग रहा है किस अधिकार से बैठे हैं। तो पद धारण किस अधिकार से बैठे हैं, तो इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है। तो ये पूछ सकता है न्यायालय कि आप इसके अधिकारी नहीं है, किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हैं। तो आप इन चीज़ों को ऐसे रिलेट करके भी अपने क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं और अपने अपने जो कंसेप्ट हैं या फिर जो फैक्ट्स हैं उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रिट वाले हैं, ये रिट याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट टास्क है। तो आप इस तरीके से रिटों को याद रख सकते हैं। जैसे परमादेश है, तो जो कोर्ट है वो आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो नाम से ही लग रहा है परमादेश, आदेश देते हैं। तो इस प्रकार से आप याद करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ये आने ही आने हैं कि इस रिट का क्या मतलब होता है,
इस रिट के द्वारा क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन आने ही आना है। तो इसका बी जो इसका बी ऑप्शन है उत्प्रेक्षण लेख, इसमें है उत्प्रेक्षण, यानी कि यहाँ पे जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को रोक देता है और बोलता है कि उत्प्रेक्षण यानी कि हमारी तरफ भेजो। जो काम है, जो अपना जो डिसीजन तुम दे रहे हो, इस चीज़ को, इस पूरे कानून को, इस पूरे केस को रोक के हमारे पास भेजो। उत्प्रेक्षण, प्रेक्षण यानी कि ऊपर की तरफ भेजो। तो ये चीज़ें हैं। निषेध लेख का मतलब होता है रोक देना। यहाँ पर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को किसी काम को करने से रोक देता है। तो ये चीज़ें आप ऐसे करके याद रखिए कि रिटू को कैसे याद रखना है, ये आपके पेपर में आने ही आने हैं। जो अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से है। नियामक कौन सी नियामक नहीं, सॉरी, करंट अफेयर से नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सी नियामक संस्था है। तो ये स्टैटिक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो नियामक संस्था है वो है सेबी है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सेबी क्या है, मतलब नियामक संस्था कौन है, संवैधानिक संस्था कौन है, संवैधानेतर संस्था कौन है। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना है, इन चीज़ों को समझना है कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी समझ विकसित होती है कि कौन सी थीमें रिपीट होती हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम होते हैं, तो ये कौन सी चीज़ें हमें पढ़ के जानी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन फायदा करता है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। इसमें सीधा सा ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, 243 ZD इसका जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। जिला नियोजन समिति उत्तराखंड के एग्जामों में बार बार पूछी जाती है कि जिला नियोजन समिति में कौन शामिल होता है, किसका गठन कैसे होता है, कौन से अनुच्छेद में है, और पंचायती राज और नगर निकाय के लिए कौन से अनुच्छेद हैं, प्रावधान क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से समझ आता है कि हमें कौन से टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं, उनको करके ही जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वो चीज़ें बताता है कि एग्जाम में कौन से टॉपिक आपको करके ही जाना है। इसका और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 362, ये देशी रियासतों के अधिकार से संबंधित है, इसको डिलीट कर दिया गया है अब। अनुच्छेद 356 जो है कि राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा था कि जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, इसका राइट आंसर था 243 ZD। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है 124वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था। बेसिकली यहाँ पे अधिनियम की जगह विधेयक होना था, तब ये EWS से बनता। और ये 124वां विधेयक जो संविधान संशोधन के लिए पार्लियामेंट में रखा गया था, वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए रखा गया था। ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि हमें संविधान संशोधन भी याद रखने हैं, क्योंकि संविधान जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए संविधान संशोधन से। संवैधानिक संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। यह है इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। क्योंकि ये 12वीं अनुसूची में क्या है, हमारे नगर निकाय हैं। और 11वीं अनुसूची के बारे में पूछता तो ये आपका हो जाता संविधानिक 73वां संविधानिक संशोधन, जो कि पंचायतों से संबंधित है। मैंने कहा था ना आपसे, थीमें रिपीट होती है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सारे एक दूसरे से रिपीट हो रहे हैं। देखिए आप, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन जिन में मैंने स्टार मार्क किए हुए, सब प्रीवियस ईयर पेपर में किसी न किसी उत्तराखंड के पेपर में पूछे गए हैं। तो ये फायदा होता है कि आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाते हैं तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होते हैं, आपको समझ आता है कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक छोड़े जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ी जा सकती। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको बताते हैं। तो यहाँ पे एक ये जो नगर निकाय से संबंधित है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन सी अनुसूची में शामिल है, कितने सब्जेक्ट इसमें शामिल है। जैसे कि नगर निकाय में 18 है, अनुसूची 11 ग्राम पंचायतों में, तो इसमें 29 सब विषय हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं, कौन सी अनुसूची में है, कौन सा संवैधानिक संशोधन है, किस समिति के अनुशंसा पर इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आप पंचायतों से रिलेटेड टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते, इसे पूरा कवर करके जाना है आपको। इसके बाद कैग फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, आर्टिकल 148 में है इसका जिक्र। तो ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, तो ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति से पार्लियामेंट में, संसद में रखवाता है, और संसद फिर उसके बाद इसकी स्क्रूटनी करती है।
फिर जीएसटी से क्वेश्चन है, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी का अध्यक्ष, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो आप देखिए कि जीएसटी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ पे जीएसटी परिषद से, जीएसटी कब लागू हुआ, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि क्वेश्चन का जो एरिया है, कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टैक्स से क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। इसके बाद जो नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 है, इसमें किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो केरल इसका राइट आंसर है। केरल को इसके सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे सामाजिक सूचकांक और इन सोशल डेवलपमेंट की बात आती है तो मैक्सिमम केसेस में इसका राइट आंसर केरल होता है। पर हर बार केरल आंसर नहीं होगा, फिर भी अगर आपको कहीं कुछ गैस करना हो तो आप केरल की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर पॉलिटिक्स से सरकारी आयोग का एक मुख्य कार्य क्या था? केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे कोई मतलब इस पेपर में ऐसा रेयरली ही कोई क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर के किसी पेपर में नहीं आया होगा। क्वेश्चन नहीं आया होगा, थीम रिपीट हुई होगी। अब यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक 2020। तो आपको यहाँ समझ आ रहा है कि यूएनडीपी का एसडीआर जो इंडेक्स है उसको आपको पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले, उसकी रैंक देख के जानी है। 2021-22 के लिए इसकी रैंक भारत की 132 है, क्योंकि अब ये 20 वाला तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी 21-22 वाली रैंक करंट में चल रही है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 132वीं भारत की रैंक है इसमें। उसके बाद जो है फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य उत्पादन का लक्ष्य कितना था? तब इसका राइट आंसर 301 मिलियन टन आयोग ने माना था। लेकिन और इस साल का जो लक्ष्य है, इस साल जो करंट ईयर चल रहा है, इसमें 315 मिलियन टन का जो लक्ष्य है वो सरकार ने घोषित किया है। तो इस बार का हमारे लिए 315 टन का इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अगला क्वेश्चन है इकोनॉमी से संबंधित है, खुले बाजार की क्रियाएं। तो जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं वो आपके मौद्रिक नीति ऑप्शन सी से संबंधित है, क्योंकि जब मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इन चीज़ों को खुले बाजार की ओपन मार्केट ऑपरेशंस को शुरू करता है। इसके द्वारा वो मार्केट में या तो मनी इनफ्लो को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो यहाँ पे मौद्रिक नीति से संबंधित है। राजकोषीय नीति से का संबंध जब केंद्र सरकार मार्केट को प्रभावित करती है और टैक्स आदि चीज़ों पर काम करती है, तो और उसके द्वारा मार्केट को प्रभावित करती है, तो वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल होता है। इसमें देखिए श्रम नीति तो हो ही नहीं सकती, ये ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता था, और राजस्व नीति भी नहीं होती। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होता है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑप्शन के और करीब पहुंच सकते थे, आंसर के और करीब पहुंच सकते थे। फिर एनएफएस जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था अभी किसी एग्जाम में उत्तराखंड के कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन था, इसमें कौन सी फसल शामिल थी? तो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं। एनएफएस ए एक्ट के बारे में, एनएफएस ए जो एक्ट है 2013 में बना था, ये क्वेश्चन आते हैं। तो एनएफएस जो फूड सिक्योरिटी मिशन है, एक्ट है, उससे संबंधित चीज़ें हैं, वो बार बार पेपरों में पूछी जाती हैं। और ये इस मिशन जो शुरू हुआ था 2007-8 में हुआ था, उसके बाद 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस प्रकार से हमें समझ आता है कि कौन सा टॉपिक, कौन सी थीम्स छोड़ के नहीं जानी है, किसे पूरा करके जाना है। इसके बाद भारत में गरीबी के संबंध में जो बहुत सारी रिकमेंडेशंस, बहुत सारी कमेटियाँ बनी हैं, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें पूछा तेंदुलकर समिति के आधार पर 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या थी? इसका ऑप्शन डी है 21.92%। तो आपको गरीबी से संबंधित चीज़ें और समितियों के बारे में पढ़ के जाना है। ये थीम फिर से रिपीट हुई है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला कौन सा है? इसका राइट आंसर एंथ्रेसाइट है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, और सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला, सर्वोत्तम श्रेणी का लोहा, तो ये ऐसी चीज़ें रिपीट होती हैं, थीम्स रिपीट होती हैं, आपको ये चीज़ें देख के जानी है। कोयले के केस में क्या है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, 4 प्रकार की कोयले की महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। तो हमें इसमें जो क्वालिटी, जो इसकी जो सर्वोत्तम क्वालिटी ऊपर से अगर हम देखेंगे A B C D, जो A से Z की तरफ हम मूव करेंगे, तो हम इस प्रकार से एक बेसिक आइडिया अपने दिमाग में रख सकते हैं याद रखने के लिए कि अगर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस
और फिर लिग्नाइट, फिर पीट की तरफ जाएं तो क्वालिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि अगर अल्फ़ाबेटिकली हम ए से बी फिर सी डी करके जाएं तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा बेसिक अपना आइडिया रख सकते हैं कि जैसे अल्फ़ाबेटिक में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ऐसे ही कोयले में भी क्वालिटी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। ये कोई ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है, बस एक याद रखने का ट्रिक है। और उसके बाद कपास से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, काली मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सी कपास की फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काली मिट्टी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर बाकी आपको सारे भारत की संबंधित मिट्टियां भी पढ़ के जानी है, क्योंकि थीम्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मिट्टी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट थीम है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। भारत की जनगणना, उत्तराखंड की जनगणना मैं पहले भी बता चुका हूँ, और यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये इसको देख के ही जाना है। इसमें जनगणना से इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आप आगे देखेंगे भी। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, इसका राइट ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन डी 74.04% है। और हिमालय से क्वेश्चन बनते हैं, भारत की फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए रिपीट क्वेश्चन है। और यही जो भ्रंश जो मतलब कौन सा भ्रंश कौन से हिमालय को किससे अलग करता है, तो यही 2-3 क्वेश्चन इस एग्जाम में इसी पेपर में पूछे गए हैं। इन 100 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो यहीं से हैं। इसमें जैसे मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है, तो इसका राइट आंसर है बृहद हिमालय और लघु हिमालय को मुख्य केंद्रीय क्षेप सेपरेट करता है, यानी कि अलग करता है। तो एमसीटी इसका राइट आंसर, एमसीटी का जो राइट आंसर है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो अलग करता है वो करता है आपका बृहद, बड़े यानी कि दीर्घ, जो बृहद जो कि हायर हिमालय है उसको लोअर या मिडिल हिमालय से। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी संवैधानिक संस्था है। मैंने कहा था ना आपसे कि थीम्स रिपीट होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कौन सी नियामक संस्था है, यहाँ पे पूछा कौन सी संवैधानिक संस्था है। तो इसी पेपर में थीम्स कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे जो है भारत का निर्वाचन आयोग है, ये संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। विश्वविद्यालय आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, ये तीनों संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं बेसिकली वो होती है जिनका उल्लेख संविधान के किसी ना किसी आर्टिकल में होता है, और जो वैधानिक संस्थाएं होती हैं वो किसी संसद के किसी कानून द्वारा निर्मित की जाती है, उन्हें वैधानिक संस्थाएं बोला जाता है। और जो संविधानेतर होता है, यानी कि संविधान के अलग जो संस्थाएं होती हैं, वो कार्यपालिका यानी कि सरकार के जो सरकारी आदेशों के तहत वो बनाई जाती हैं। उनका उल्लेख ना तो संविधान के अनुच्छेद में होता है, ना फिर किसी कानून में होता है, इसलिए उन्हें संविधानेतर संस्था बोला जाता है, जैसे कि नीति आयोग। और जो संवैधानिक आयोग हैं वो उनका उल्लेख संविधान में होता है, आर्टिकल में होता है, तो उनको संवैधानिक आयोग बोला जाता है, जैसा कि निर्वाचन आयोग हो गया, कैग हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, किस नदी द्वीप के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी मैंने देखा था किसी पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार, मैंने कहा था ना जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन आता है, भारत की प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की जनसंख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी आयोग ने डिलीट किया था, पर इसकी क्योंकि इसमें 940 जो है वो नियर बाय आंसर है, जबकि राइट आंसर 943 है। भारत में जो लिंगानुपात है अभी 2011 की जनगणना के अनुसार वो 943 है, और उत्तराखंड में 963 है। तो अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन यह है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, सही बात, सही है। कुमाऊं हिमालय सिंधु, ये यमुना की जगह यहाँ पे सतलज होना चाहिए था, सतलज और काली नदियों के मध्य में। नेपाल हिमालय, ये गलत है, क्योंकि ये काली से तिस्ता नदी के बीच में है, और यहाँ पे रावी से तिस्ता नदी लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद असम हिमालय है, जो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में, ये राइट है। तो इसका जो हमसे पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नेपाल हिमालय, जो कि आपका ये काली और तिस्ता नदी के बीच में है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी,
क्योंकि जोजिला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, शिवकिला जो है हिमाचल में है, मुलिंगला जो है वो उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, जो कि तिब्बत और भारत को जोड़ती है। उसके बाद जो जेलेपला है वो अरुणाचल में है, और जो बोमडिला है वो भी अरुणाचल में है, लेकिन जेलेपला पहले आता है पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने में, और फिर बोमडिला आता है। तो इसका राइट आंसर इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन, ये दर्रे, इस थीम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी इसका राइट आंसर है। वैसे अगर आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे और अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो ना भी, अगर आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस तरीके से भी आप पहुंच सकते हैं कि महेंद्रगिरी जो है, आपकी पूर्वी घाट की तरफ है, लेकिन जबकि सबसे ऊंची चोटियां पश्चिमी घाट की तरफ पाई जाती हैं। तो ये इस प्रकार से आप इनको डिलीट, इन ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हैं अपने आंसर उसमें। तो इस प्रकार आप अनाईमुडी तक अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अनाईमुडी ही पश्चिमी घाट में स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मुखुर्ती और अरमाकोंडा इतने सिग्निफिकेंट ऊंचाई वाले पर्वत नहीं है दक्षिण भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी इसका राइट आंसर है। बाकी उत्तराखंड में पर्वतों से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सा पर्वत कहाँ है, किसकी हाइट कितनी है, तो इसलिए थीम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पर्वत पढ़ के जाने हैं। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक है? मतलब इसका राइट आंसर यहाँ पे निम्नलिखित में से पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन है सबसे बड़ा। तो इन सब में बड़ा है उत्तरकाशी, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि अगर हम देखें उत्तराखंड में एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा जो है वो है चमोली, फिर उसके बाद उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, और फिर है पौड़ी। तो CUPP करके भी हम ट्रिक की सहायता से इसे याद रख सकते हैं, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल। इस प्रकार से याद रखा जा सकता है। और ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के कुछ स्टेटमेंट, जो हमारा 28वां क्वेश्चन है कि कौन सा जिला भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, इसका थीम इसी पेपर में फिर से रिपीट हुआ है। तो आप समझ पा रहे हैं कि थीम से एक ही पेपर में भी रिपीट हो जाती हैं। आप तो दूसरे तीसरे जो पेपर हैं उनकी बात तो छोड़िए, इसलिए हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? पिंडर है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। पिंडर इसकी सहायक नदी जो है वो कर्णप्रयाग में मिलती है, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, पिंडर का उद्गम जो होता है वो बागेश्वर के पिंडर ग्लेशियर से होता है, और बागेश्वर कुमाऊं में है, और ये इसका मिलन जो हो रहा है वो गढ़वाल में हो रहा है, अलकनंदा से कर्णप्रयाग में, चमोली में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि पिंडर का उद्गम तो कुमाऊं में होता है और वो गढ़वाल में, अलकनंदा में कैसे मिल सकती है? तो ये मिलती है, इसलिए ये पिंडर अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में बात की थी, MCT की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से देखिए, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट किसके मध्य है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गंगा का मैदान और शिवालिक के मध्य हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, निम्न हिमालय और उच्च हिमालय के बीच में MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और यही मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो टिहरी डैम के नीचे से होके भी गुजरती है। अगर आपने पढ़ा होगी, टिहरी डैम भूकंप जोन के काफ़ी खतरे, मतलब भूकंप के काफ़ी सुभेद्य है। तो यही MCT जो लाइन जाती है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यही टिहरी डैम के नीचे से होकर गुजरती है। इसके बाद जो शिवालिक और निम्न हिमालय के मध्य में MBT है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में ITSZ है, इंडस सांको सचर जोन। तो 30वां क्वेश्चन जो था, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, जनगणना से फिर से क्वेश्चन आया हुआ। जनगणना के आधार पर आरोही क्रमों में जिलों को लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना, और अवरोही का क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ना। तो जो हमारा सबसे कम जनसंख्या है वो है रुद्रप्रयाग में, उसके बाद चंपावत में,
उसके बाद बागेश्वर में और उसके बाद उत्तरकाशी में। आरसीबी इसका याद करने का ट्रिक मैंने अपने लिए बनाया था, हो सकता है आपके लिए भी काम आए। आरसीबी में जनसंख्या सबसे कम है, क्योंकि आरसीबी वर्ल्ड कप आईपीएल इतना जीतती नहीं है, क्योंकि वहाँ वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कमज़ोर है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, आरसीबी जो आपका रुद्रप्रयाग है, सी चंपावत है, बी बागेश्वर है। तो इस प्रकार से आप कम जनसंख्या का उत्तराखंड में याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद किया था। जो 2011 से 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो ये इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, 19.17%। और भारत में ही 17.64 उस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, देहरादून सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। और सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जिला कौन है? सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जिला बागेश्वर है। और यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है? तो राइट आंसर तब हरिद्वार हो जाएगा, अगर ये पूछेगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, जबकि सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो बेतवा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी उस पे माता टीला परियोजना है। जो क्वेश्चन नंबर 35 है, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है यूकेपीएससी के ही किसी पुराने एग्जाम में 2019 से पहले, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन लगभग सारे ही रिपीट हुए हैं, मैंने स्टार मार्क किया है तो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्योंकि किसी न किसी प्रीवियस ईयर के उत्तराखंड के यूकेपीएससी के या यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया होगा, थीम से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 90% क्वेश्चन तो इस पेपर में रिपीट हुए हैं, और 2-4% क्वेश्चन उनके थीम रिपीट हुए होंगे, बाकी कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्राह्मणों इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जोशी इसका राइट आंसर है, कि वो किसी स्थान के आधार पर नहीं है। जैसे आप देखते हैं ना कि वाल हम बोलते हैं ना, वाला इधर वाला वहाँ वाला, घर वाला बाहर वाला, ये वाला वो वाला, तो वाल से आप लगा सकते हैं कि वाल जो होगा वो किसी प्लेस से रिलेटेड होगा। तो दो ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं आपके, अगर आप थोड़ा सा आपको आंसर नहीं भी पता था तो, और आप गैस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बैगा उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, बाकी उत्तराखंड से संबंधित है। बैगा जो है मध्य भारत में मिलता है, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बैगा जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड में जनमानस में सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस सांप्रदायिक का है? तो इसमें से राइट आंसर शैव और शाक्त संप्रदाय का है। यहाँ से मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि थीम रिपीट होती है। थीम अगर आप यूके ट्रिपल एस सी के अभी जो वीडियो एग्जाम हुआ था, वहाँ क्वेश्चन देखेंगे कि दो असैसन रीजन का क्वेश्चन था, शिव पुराण में केदार मंडल को केदार क्षेत्र को शिव की भूमि कहा गया है, और उत्तराखंड में सर्वाधिक लोग शैव मत से उससे संप्रदाय से संबंधित है, उससे प्रभावित है। तो वहाँ पे भी वो दोनों स्टेटमेंट सही थे। और यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन का थीम अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाते तो वहाँ आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो इस प्रकार से मैंने बोला थीम रिपीट होती है, क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, प्रीवियस ईयर का फ़ायदा यही होता है। आपको बस इंटरलिंक करना आना चाहिए, आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। पेपर बार बार करने के बाद ही वो समझ विकसित होती है कि कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कौन सी चीज़ें, कौन सा थीम रिपीट हो रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन डिलीट किया था आयोग ने, लोक गाथा नहीं है। तो मुझे तो हारुल लग रहा था, क्योंकि हारुल जौनसार का डांस है, नृत्य है। बाकी जागर, लाड़ीसा और रमोला लोक गाथा हो सकती हैं, पर ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया था। यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, नृत्य, जागर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के नहीं जाना है। हिल यात्रा से पूछा है, हिल यात्रा पिथौरागढ़ में होती है। हिल यात्रा का क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब हर साल किसी ना किसी पेपर में हिल यात्रा आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद दुर्योधन और कर्ण की पूजा कहाँ होती है? ये ऑप्शन सी है, नेटवाड़ उत्तरकाशी में होती है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पहले भी रिपीट आ चुका है, 1-2 बार। तो और ये है, किस जाति की गणना हिमालय की ये क्वेश्चन भी रिपीट है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन रिपीट हैं, मैंने स्टार मार्क किया।
शक जो है वो नहीं है, क्योंकि इसे अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे ना, अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा तो आप जा सकते हैं आंसर तक। हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं है पूछा है, तो इसमें केवल एक ऐसी जाति होगी जो प्राग ऐतिहासिक नहीं होगी। प्राग ऐतिहासिक मतलब होता है कि जहाँ पे पाषाण काल के दौरान की जातियों के बारे में पूछा है। अगर आप थोड़ा सा समझ हिस्ट्री की रखते हैं तो शक का टाइम पीरियड आप देखेंगे 20 BC से 20 AD तक है। तो इस प्रकार आप शक पे जा सकते हैं और शक को सही कर सकते हैं, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक पूछा और जब शक का शासन काल था तो वो प्राग ऐतिहासिक काल नहीं था, वो आद्य ऐतिहासिक काल था। सॉरी, वो ऐतिहासिक काल था। तो इस प्रकार से आप यहाँ से ऑप्शन डी तक पहुँच सकते थे। तालेश्वर ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड में, तो तालेश्वर ताम्रपत्र सहित और भी छोटे 2-4 ताम्रपत्र और हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो किस राजवंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर पौरव वंश और उसकी राजधानी ब्रह्मपुर से संबंधित है। और इस आंसर में भी आप पहुंच सकते थे। ताम्रपत्र क्या होता है? पहले ताम्रपत्र बनते थे, तो चंद्र और पवार काल में तो लगभग ताड़पत्र और इन चीज़ों का डेवलपमेंट हो चुका था। ताड़पत्र हो गया और कागज का हो गया, तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। पौरव वंश तक तब भी आप पहुंच सकते थे। इसके बाद मिलान वाला है कि कौन सी जगह कहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सी को मिलाएंगे, अगर तो यहीं से आप आंसर में पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप ऑप्शन सी में भेल को हरिद्वार से मैच कराएंगे तो ऑप्शन बी में ही मिल रहा है आपको। जो सी में 2 है वो ऑप्शन बी में है, तो आप ऐसे ही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जो भारतीय सैन्य अकादमी है वो देहरादून में है, फूलों की घाटी चमोली में है, पिंडारी जो है आपका बागेश्वर में है। मैंने कहा था ना पिंडारी ग्लेशियर, अगर आप यहाँ से भी मैच करें, और थोड़ी देर पहले हमने एक अलकनंदा की सहायक नदी वाली में भी मिलाया था। तो थीम्स रिपीट होती हैं। पिंडारी इंपॉर्टेंट थीम है, पिंडर नदी इंपॉर्टेंट थीम है। एक ही पेपर में कई जगह पे थीम रिपीट हुई है, स्टेटमेंट्स रिपीट हुए हैं। तो आप अगर पेपर को ही ध्यान से पढ़ के जाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। और बेसिकली ये तब होता है जब आप बड़ा पेपर 200-100 क्वेश्चंस का जीएस का ही पेपर कर रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें स्टेटमेंट वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं, वहाँ से आप आंसर निकालने में आपको आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो बालो कल्याण चंद्र इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। उसके बाद है 45, 1558 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो सुलेमान सिको इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। मैंने प्रीवियस पेपर जो डिस्कस किया था अभी 2021 में ही हुए अकाउंट्स में आरओ वाले पेपर को, यूकेपीएससी का, तो सेम यही क्वेश्चन उस पेपर में रिपीट हुआ था, उस क्वेश्चन में आया हुआ था। उसके बाद इस पेपर, उससे पहले इस पेपर में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट ही होता है। तो आपको समझ आ रहा है कि क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, थीम रिपीट होते हैं, इसलिए ये फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? तो इसका राइट आंसर अशोक का कालसी शिलालेख है। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है अशोक का कालसी शिलालेख। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। पलेठी सूर्य मंदिर है, आप डिलीट कर सकते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र है, ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। कालसी अशोक शिलालेख, इस प्रकार से हम पहले से पढ़ते आए हुए हैं। तो आप शिलालेख, आप चीज़ों को मार्क करके चलिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है और ऑप्शंस में कौन सी चीज़ें उससे रिलेट हो पा रही हैं। तो इस प्रकार से भी आप अपने क्वेश्चंस को अगर टिक करेंगे तो आपके गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद कुमाऊं का राज्य चंद्रवंश के अंतिम, कुमाऊं राज्य के चंद्रवंश का अंतिम संस्थापक अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। महेंद्र चंद्र को ही हरा के नेपाली भाग उत्तराखंड में शासन स्थापित कर लेते हैं। हवलबाग के युद्ध में हराते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, गूंठ भूमि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मंदिर को प्रदत्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसका एटकिंसन इसके राइटर हैं, और ये हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, गढ़वाल गजेटियर्स, अल्मोड़ा गजेटियर्स, ऐसे जो बुक्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी का फेवरेट है गार्डनर। ये फेवरेट कैरेक्टर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी ऑप्शन में मैं इसी क्वेश्चन में रिपीट आए हुए हैं। गार्डनर, एटकिंसन, शेखर पाठक, मौलाराम और ट्रेल, रैमजे। तो इनको तो आप छोड़ के नहीं जा सकते, इनसे संबंधित आपको चीज़ें पढ़ के जाननी ही पड़ेंगी। ट्रेल और
आपके एक दो अभी कुछ और ऐसे कैरेक्टर हैं जो थीम्स रिपीट होते हैं, जिनके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं इन फ्यूचर कभी एक ऐसा ऐसा डिस्कशन लेके आऊँगा कि जिसमें कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर उत्तराखंड के पेपर्स में आते हैं। मैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज में वो टॉपिक्स कराता भी हूँ जहाँ से उत्तराखंड में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो उसके लिए आप मेरा वो वाला डिस्कशन भी फॉलो करते रहिए, तो आपको चीज़ें से और समझ आएंगी, बेहतर समझ आएंगी, आप इंटरलिंक कर पाएंगे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, पर्यटन से संबंधित है। 1 जून 2002 को ये स्कीम शुरू हुई थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, कब शुरू हुई है, किससे शुरू हुई है, इम्पोर्टेंट है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उत्तराखंड के लिए। तो आपको ये उनको भी याद कर, उनसे संबंधित चीज़ें भी हिस्ट्री में पढ़ के जानी है, और ये स्कीम से संबंधित चीज़ें भी पढ़ के जानी है, इंपॉर्टेंट स्कीम है उत्तराखंड के लिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 51, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक थी? तो इसका राइट आंसर हरिद्वार है। अभी भी हरिद्वार की ही सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है उत्तराखंड में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, तो कौसानी के साथ पिथौरागढ़ सुमेलित नहीं है, बाकी क्योंकि ये बागेश्वर में है। बाकी ऑप्शन सुमेलित हैं, खिरसू पौड़ी गढ़वाल में ही है, औली चमोली में है, शीतला खेत अल्मोड़ा में है। केवल यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है, कौसानी जो है वो बागेश्वर में है, ना कि पिथौरागढ़ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पे है? तो अभी करंट में जब आज मैं डिस्कशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 18वें नंबर पे है, 18वां सबसे बड़ा राज्य है उत्तराखंड। और ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया था क्योंकि ऑप्शंस में कोई 18 था नहीं, तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थीम रिपीट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले भारत का लिंगानुपात पूछा था, यहाँ उत्तराखंड का पूछ दिया, 963 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अशोक चल्द से बार बार क्वेश्चन आते हैं, अशोक चल्द से, क्राच चल्द से। तो आपको थीम भी इम्पोर्टेंट है और चीज़ें भी आपको याद रख के चलनी है कि नीचे लिखे गए नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी में के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर कब्जा किया था। तो 12वीं सदी का अंत का मतलब है 11वीं सदी, 1190 के आसपास का एरा। तो 1191 में अशोक चल्द ने उत्तराखंड पे आक्रमण किया था। गोपेश्वर का त्रिशूल लेक और बाड़ाहाट का त्रिशूल लेक पे उसका जिक्र मिलता है। तो जो क्राचल्द देव था उसने भी उत्तराखंड में आक्रमण किया था, पर वो 12वीं सदी पे नहीं, 13वीं सदी में किया था, 1221-22 के आसपास किया था वो आक्रमण। तो इसलिए वो 13वीं सदी हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यही इसी थीम से, इसी क्वेश्चन से सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन वीडियो पीपीटी के एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ पे अशोक चल्द ही इसका राइट आंसर था। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन थीम्स किस प्रकार से डायरेक्ट रिपीट होते हैं, कुछ घूमे हुए वर्ड्स के साथ क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। उसके बाद चिपको आंदोलन, उत्तराखंड का फेमस आंदोलन है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, चिपको आंदोलन, गौरा देवी। तो आप कोई और बाकी उससे संबंधित और भी जो लोग थे उनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बार बार देख के चलना है कि ये चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए आपके प्रिपरेशन के दौरान। चिपको आंदोलन चमोली से संबंधित है। उसके बाद सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार वाले जनपद कौन से है? सर्वाधिक, अगर आप ऑप्शन में ही देखेंगे सर्वाधिक वाला कौन सा है, तो सर्वाधिक हरिद्वार है। तो यहीं से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। मैं पहले भी आपको आरसीबी वाला ट्रिक बता चुका हूँ, तो थीम यहीं पे रिपीट हो गई है। देखिए आप इसी पेपर में ऐसे क्वेश्चन कई जगह मिलेंगे आपको कि वो क्वेश्चंस आपको वो स्टेटमेंट, वो ऑप्शंस आपके रिपीट हो जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही सही हो जाते, 5-6 क्वेश्चन, अगर आप पेपर को ढंग से पढ़ के चलेंगे तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी 17 नवंबर 1960 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, उसे चीज़ें पढ़ के जानी है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस जो उत्तराखंड में है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के बारे में क्वेश्चन है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 27 मार्च 2016 को लगा। क्वेश्चन रिपीट है, 2-3 बार आ चुका है इससे पहले उत्तराखंड के एग्जाम में।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं में किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की? ट्रेल ने 1819 में की थी। और ये क्वेश्चन अभी अगर आप यूके ट्रिपल के वीडियो में देखेंगे, वहाँ पे भी स्टेटमेंट वाइज में एक स्टेटमेंट में पटवारी व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन था। तो आप समझ पा रहे हैं कि थीम्स कैसे रिपीट होती हैं, और क्वेश्चंस तो ऐसे रिपीट होते हैं उत्तराखंड में, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप ये चीज़ों को समझ के जाइए कि चीज़ें रिपीट होती हैं, पटवारी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, ट्रेल, रैमजे, ये सारी मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, थीम्स भी रिपीट होती हैं। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को समझिए। बेसिकली डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन के आंसर देखे आप और निकल गए वहाँ से, ये हमें ये समझना है कि थीम कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हो रहे हैं, तभी तो आप इन फ्यूचर उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उनको एग्जाम में ठीक कर पाएंगे। जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन रिपीट होगा, थीम भी अगर रिपीट होगा तो आप वहाँ से क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति से के लिए आरक्षित सीटें कौन सी हैं, कहाँ हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं, आपको ये समझना है बेसिकली इस डिस्कशन से। ब्रिटिश गढ़वाल में का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो इसका राइट आंसर पौड़ी गढ़वाल है। तो समझ रहे हैं आपकी थीम्स रिपीट होती है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये तो किसी भी प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का जो गठन करता है वो राज्यपाल ही करता है। तो उत्तराखंड का कंटेस्ट में भी राज्यपाल ही होगा। बेसिकली जो राज्य वित्त आयोग का काम होता है वो राज्य और पंचायतों के बीच में धन के आवंटन से संबंधित होता है, उसके संबंधित में वो रिकमेंडेशंस देता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको यहाँ से ये चीज़ें भी पढ़ के जानी है। आप ये थीम्स भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, थीम रिपीट होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2018-19 में प्रारंभ किया गया। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कहाँ पे है? हल्द्वानी में है। इसका राइट आंसर हल्द्वानी है। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा गया है इससे पहले भी। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई? यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो, नैनीताल में जो राजभवन की स्थापना है वो ब्रिटिश काल की है। तो यहाँ से तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि 1947 से पहले ही ब्रिटिश काल था, उसके बाद तो ब्रिटिश काल था नहीं। तो ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1987, ये दो ऑप्शन तो ऐसे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। और उससे पहले 1857 की क्रांति से पहले नैनीताल जो था वो 1853-54 में भवन बना हुआ था, मतलब वो चेंज हुआ था, कुमाऊं कमिश्नरी चेंज हुई थी 1854 में, अल्मोड़ा से नैनीताल गया था। तो इतनी जल्दी तो बनने के चांसेस कम ही हैं। और जो दूसरा ये है कि 1857 में तो क्रांति हुई थी बिल्डिंग बनने का, तो और ज़्यादा चांस कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 1897 में आप पहुंच सकते हैं राइट आंसर के साथ। उसके बाद ये क्वेश्चन भी डिलीट किया था आयोग ने, क्योंकि कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की गठन के बारे में पूछ लिया था, जबकि दोनों का गठन अलग अलग टाइम पे हुआ था। तो 30 मार्च 1971 को कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी और 31 मार्च 1976 को गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। तो ये इसका राइट आंसर है 18.76, ऑप्शन बी। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, चीज़ें थीम्स रिपीट होती हैं, आपको ये बार बार चीज़ें समझनी है कि कैसे थीम्स रिपीट हो रही हैं, कैसे आपको अपनी तैयारी में इन चीज़ों को इंक्लूड करना है कि ये चीज़ें आपको छोड़ के नहीं जानी है, क्योंकि बार बार ये चीज़ें, इनसे संबंधित क्वेश्चन, ये इनसे संबंधित थीमें रिपीट होती हैं। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो ये 1968 इसका राइट आंसर है। उसके बाद उत्तराखंड में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? तो 37 या 38,000 किलोमीटर मान के चलेंगे, क्योंकि जो उत्तराखंड में वनों का क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल का 71% के आसपास है। तो उससे जो बनता है वो बनता है आपका 38,000 किलोमीटर के आसपास। तो इसमें कोई ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो आयोग ने ये ऑप्शन डिलीट किया, ये क्वेश्चन डिलीट किया था। और ये 38,000 किलोमीटर के आसपास जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी मेंशन है। उससे पहले कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया था, तब मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है उसमें 38,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका वन क्षेत्रफल है, वन के अंतर्गत। झिरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सी खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मैग्नेसाइट है जो वहाँ पे पाया जाता है। और आज के न्यूज़पेपर में एक इम्पोर्टेंट
न्यूज ये भी है आया है आई हुई है कि जो पिथौरागढ़ है वहाँ पे उत्तराखंड की पहली सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, तो उत्तराखंड में पाए जाने वाले खनिज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। थीम्स कभी भी रिपीट हो सकती है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सगंध तो आपको पता ही है कि कितनी बार रिपीट हो चुका उत्तराखंड के एग्जाम में, सेलाकुई में है सगंध पादप केंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 73, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? ये उत्तरकाशी इसका राइट आंसर है। और देहरादून में जो है महिला साक्षरता सबसे सर्वाधिक है। ऑप्शन डी में जो देहरादून है वहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता है महिला, और ऑप्शन सी जो उत्तरकाशी है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता है। ये जो हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट है ULIPH प्रबंधित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद भी इन फ्यूचर कभी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रबंधित किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मैंने कहा था यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा हूँ, यहाँ पे देखना आप, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला यहाँ पे पूछा है, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत। अभी थोड़ी देर पहले हमने RCB में भी देखा था कि चंपावत दूसरे नंबर पे था, उत्तरकाशी यहाँ पे दूसरे नंबर पे सर्वाधिक वाले में था। तो ये चीज़ें आप देखिए कि थीम्स एक ही पेपर में कितनी बार रिपीट हो चुकी हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका यहाँ पे चमोली नहीं है, बस उत्तरकाशी है, तो उत्तरकाशी को मानेंगे। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला रुद्रप्रयाग नहीं है, चंपावत है, तो चंपावत को मानेंगे। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। अधिकतम साक्षरता वाला जिला देहरादून है। तो चीज़ें आप देखिए कि थीम्स और चीज़ें कैसे रिपीट हो रही हैं, एक ही पेपर में कितनी बार रिपीट हो चुकी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है कि उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर जो है इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पशुपालन, वानिकी एवं लट्ठा बनाना, खनन एवं उत्खनन ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। और इसमें पूछा कि कौन से प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं नहीं हैं, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तराखंड राज्य द्वारा किस तिथि को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना शुरू की गई? 15 अगस्त 2014 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। और उत्तराखंड के कंटेस्ट में UKPSC जब ऐसे पेपर्स को सेट करता है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, RO ARO, तो इन पेपर्स में साइंस थोड़ा अच्छे लेवल की पूछता है। तो आपको याद रखना है कि साइंस भी आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड PCS में पूछे गए इन पेपर में। तो यहाँ पे पूछा है फिरोमोन्स उदाहरण है, तो बाह्य हार्मोन्स के उदाहरण है। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं, तो प्रसारण दाब जो होता है वो समान होता है आइसोटोनिक घोलों में। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो जो इसका राइट आंसर है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन तो उत्तराखंड में हर दूसरे एग्जाम में रिपीट होता है। कभी सूर्योदय से पहले क्यों सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, सूर्योदय के बाद तक सूर्य क्यों दिखाई देता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम दुनिया के लेवल पे क्या था? इसका नाम था डॉली। और ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया था, पता नहीं क्यों किया था, हो सकता है आयोग इंडिया के कंटेस्ट में पूछना चाह रहा हो। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है, यानी कि जो वाष्प बन के उड़ नहीं जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसके बाद जो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा जो इसका राइट आंसर है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायोड का उपयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो शैवाल लाइकेंस जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। यूरिक अम्ल नामक जो नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित करता है, तो पक्षी और छिपकली दोनों के द्वारा ये उत्सर्जित किया जाता है यूरिक अम्ल। एक बार ये भी पूछा था कि मानव के अपशिष्ट में क्या निकलता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना, ध्यान देना। थीम्स का आपको बेसिकली पकड़नी है और उस थीम्स के इर्द गिर्द अपनी तैयारी को और मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ये अफ्रीका में प्रारंभ किया गया था। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे न्यूज़पेपर के राइटर कौन है, क्या है, कहाँ पर प्रकाशित हुआ था। ये थीम्स रिपीट होती हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
शिक्षा की वर्धा योजना किससे संबंधित है? महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं भारत के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी, उत्तराखंड में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो शिक्षा की वर्धा योजना जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। तो आप थोड़ा सा अगर राधा कृष्ण और कोठारी आयोगों के बारे में देखेंगे तो ये लगभग स्वतंत्रता की बात के हैं। और वर्धा जो योजना है, अगर आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होगा कि वो स्वतंत्रता पूर्व की है, तो आप यहाँ से भी इस आंसर तक पहुँच सकते थे। क्योंकि हंटर आयोग जो है वो तो फिर 1800 के आसपास 1800 के आसपास 1800 में बनी हुई संस्था है, मतलब आयोग है। तो इस प्रकार से आप हंटर आयोग को भी एलिमिनेट कर सकते थे। और इसके बाद 89 है, एक अनावृत बीजी पत्ती में 16 गुणसूत्र होते हैं, इसके भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, ए ओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ऑप्शन डी विलियम बेडर बर्न इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत 2-3 बार रिपीट हुआ है इस पेपर में भी आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, तीन कठिया अनुबंध। तो आप तीन कठिया अनुबंध का इसका राइट आंसर है चंपारण सत्याग्रह। तो आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी से संबंधित थीम देखिए आप, महात्मा गांधी से ये सारी चीज़ें भी, तीन कठिया वाला, चंपारण, भारत छोड़ो आंदोलन, सहयोग, नमक सत्याग्रह, सारे महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन या फिर उनकी थीम्स हैं। तो आप समझ रहे हैं कि महात्मा गांधी कितने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? 16वां तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ भी देखिए, अगर प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी के भारत आगमन पर 9 जनवरी को 1915 को महात्मा गांधी आए, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको बाद में स्वतंत्र भारत में शुरू किया गया। तो ये चीज़ें देखिए कि महात्मा गांधी से संबंधित थीमें भी कैसे रिपीट हो रही हैं, करंट अफेयर्स में भी वो थीम रिपीट हो रही है। 70वां अभी जो हुआ था, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये इंदौर में हुआ था 2023 में। इसका जो थीम था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय साझेदार। क्वेश्चन नंबर 93 है, 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आप यहाँ से समझिए कि इस साल का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आपको देख के जाना है। थीम रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब साहित्य अकादमी हो गया, जो सरस्वती सम्मान हो गया, ये चीज़ें हैं जो बुक्स के राइटर हैं, फेमस राइटर हैं जिनको ये मिलता है उस साल, वो आपको उस साल के पेपर से पहले देख के जाने हैं। उसके बाद वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे जो है अभी वर्तमान में जो है आज करंट टाइम पे वो है विनय कुमार सक्सेना। तब अनिल बैजल हुआ करते थे। तो अभी 2023 में विनय कुमार सक्सेना है। तो आपको याद रखना है कि उपराज्यपाल जो अभी हैं दिल्ली के, वो विनय कुमार सक्सेना है। और इससे पहले एक बार जम्मू कश्मीर का और एक बार लद्दाख का भी उपराज्यपाल कौन है, ये पूछा जा चुका है उत्तराखंड के आयोगों के पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। उससे पहले भी किसी पेपर में किसी राज्य का राज्यपाल पूछ लिया था। तो आप समझ रहे हैं कि जो नए अपॉइंटमेंट उस दौरान होते हैं राज्यपाल और उपराज्यपालों के, तो वो आपको देख के जाने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वर्तमान में जो है अभी जो है करंट में, आज जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो सूर्यकांत पंडा है इसके जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। तो आप देखिए फिक्की और ये जो ICOHM है, ये चीज़ें जो हैं, इनके अध्यक्ष कौन है? तो इनको आपको याद करके जाना है कि उस दौरान इनके अध्यक्ष कौन है, वो देख के जाना है, क्योंकि थीम्स कभी भी रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक, ये तो जो था इसका सुमित अंतिल था, लेकिन ये उस दौरान का करंट अफेयर्स उत्तराखंड के कंटेस्ट में इंपॉर्टेंट था। सुमित, क्योंकि उस दौरान टोक्यो ओलंपिक उसी दौरान हुआ था। और उसके बाद 108वां विज्ञान कांग्रेस आयोजन 2022 में कहाँ हो गया हुआ होगा? तो अभी 2023 में जो है वो 109वां साइंस कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है 2024 में, पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो इस साल जो एशियन गेम्स हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से थीम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको थीम इम्पोर्टेंट है। एशियन गेम्स इम्पोर्टेंट है। एशियन गेम्स में किस किस को स्वर्ण पदक मिला, कितने इंडिया को गोल्ड मिले, इंडिया को टोटल मेडल कितने मिले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार एक किसी पेपर में उत्तराखंड के ही आयोग के किसी पेपर में पूछा था ओलंपिक में कितने पदक मिले हैं भारत को, उस साल के ओलंपिक 2020 में हुआ था। और एक बार पूछा था कि भारत को उस ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक मिले हैं। तो इसलिए आप समझिए कि थीम्स को समझना है आपको कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 98 है, नोबेल शांति पुरस्कार
तो ये उस साल का पूछा था, किस देश से संबंधित है। इस साल का भी अभी मिलने ही वाला है, शायद आज मिल चुका है। तो इन फ्यूचर हम अपने डिस्कशन में उसे शामिल करेंगे कि इस साल किसको मिला है। अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स में वो इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है। इसके बाद जो है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि किसको एक दिन के लिए उच्च आयुक्त नियुक्त किया था। तो अब तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस साल के लिए इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में विद्युत तार का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी भारत में विद्युत तार का जनक माना जाता है। तो इसके जो 100 जीएस के क्वेश्चन थे उत्तराखंड और जीएस के, तो वो हमने पूरा कर लिया है। लोअर पीसीएस 2021 का पेपर था ये। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि कैसे थीम्स क्वेश्चन से उत्तराखंड में रिपीट होते हैं, कौन से थीम्स हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको छोड़ के नहीं जाना है उत्तराखंड की तैयारी में, और किस प्रकार से आप अपनी गलती को मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि आप कट ऑफ तक आसानी से पहुंच सकें। तो इन फ्यूचर में अगले पेपर को भी डिस्कस करूंगा जल्दी ही। तब तक हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।